एहन मेरे बच्चे। कयान ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसका माथा वो हाथ से दब रहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हाथ उठाया। लेकिन एहन होश में आने के बावजूद नाराजगी से आंखें बंद किए पड़ी रही थी। प्लीज एहन, मैं जानता हूँ तुम होश में हो, एक दफा आंखें खोलो, देखो अपने आन को माफ कर दो। कयान ने नम आवाज से बोला। एहन ने आंखें खोली, कहीं आंसू एहन की आंखों से निकले थे। जाइए आप यहाँ से कयान, वो सख्ती से बोली। कयान ने पहली दफा उसके मुंह से आन की जगह कयान सुना। उसे धचका लगा था, यानी वो उससे इतनी नाराज थी कि अपने ही दिए के नाम से बुलाना नहीं चाहती थी। तुम अब अपने आन से ऐसे बात करोगी एन? लेकिन एन कुछ न बोली। इतने में नायला आ गई। मेरी बच्ची। नायला ने आकर एन का माथा चूमा। हाला, कयान से कहिए यहाँ से चले जाए। वो मुंह मोड़े ही नायला से कहने लगी। मेरे बच्चे प्लीज माफ कर दो, जा यहाँ से। वो चीखने लगी थी। नायला ने कयान को इशारा किया तो कयान एक बेबस नजर डालता वहां से चला गया। मेरे बच्चे ये सब क्यों किया तुमने? नायला बेबसी से एन से पूछने लगी। हाला, मैं तो आन से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे पहली दफा थप्पड़ मारा है। यहाँ देखिए दर्द हो रहा है। वो मासूम बच्चों की तरह नायला को कयान की शिकायत लगा रही थी। वो रोने लगी थी और बाहर खड़ा कयान सबसे आंखें मीच गया। वो बार बार अपने हाथ को देख रहा था, जिससे उससे पहली दफा अपने बच्चे पर हाथ उठाया था। दर्द से आंखें बंद करके कुर्सी से टेक लगा लिया। वो अब कैसे सब ठीक करेगा, लेकिन जो एन चाहती थी वो नहीं कर सकता था। वो उससे अपनी बहनों की तरह अजीज थी और वो किरण से प्यार करता था। उससे अब जल्दी से किरण से शादी करनी थी, ताकि वो एन के दिल से सारे ख्यालात निकाल सके। वो सोचता था कि वो बस अटैच है, इससे ऐसा कह रही है, लेकिन ये सिर्फ उसकी खाम ख्याली थी। वो नहीं जानता था उसका ये कदम एन को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। एन घर आ चुकी थी, लेकिन एन कयान से बात नहीं कर रही थी। मैं कहती थी कयान, इसे अपनी आदत मत डालो, देखो ये क्या हो गया, उसकी हालत देखो क्या हो गई है। लेकिन मामा, मैंने तो उसे बहनों वाला प्यार दिया है बचपन से, फिर उसके दिमाग में ये बात क्यों आई, कैसे आई? मैं उसे दोबारा से समझाऊंगा, प्यार से। उसकी हालत देखकर लगता है कि वो समझ जाएगी, नायला ने कयान को कहा। वो मेरी बात समझेगी मामा, उसे समझना पड़ेगा। तुम अब भी किरण से शादी करोगे, एहन से भी तो कर सकते हो। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? वो मुझसे 8 साल छोटी है, वो मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं कैसे? कयान सर हाथों में थाम गया। लेकिन बेटा, शादी जब हो जाएगी तुम्हारी उससे, वो फिर मिच्योर हो जाएगी, उसका बचपना खत्म हो जाएगा। मामा, मैंने बचपन से उसे अपनी छोटी बहन समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। कयान कर्व से आगे मिश्री बोला। फिर ठीक है, तुम जानो और तुम्हारा काम, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वो कयान को अकेला छोड़कर कमरे में चली गई। नायला ने किरण के घर वालों को कोई मसला बताकर मंगनी का दिन रुकवा दिया था। किरण ने वजह भी पूछी थी, लेकिन कयान ने भी बहाना बना दिया था। वो लोग भी चुप कर गए थे। एक हफ्ता होने को था। एन ने कयान से बात नहीं की थी। कयान ने कितनी ही दफा बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं करती थी। मामा, आप लोग किरण के घर वालों से बात करें, 2 दिन बाद निकाह का दिन रखवा ले। नायला का दिल थक रह गया और पीछे खड़ी एन, जो आज काफी दिनों बाद बाहर आई थी, ये बात सुनकर सकते में चली गई। कयान ने नायला की नसों के दागों में देखा तो अपने पीछे एन को देखकर खुश हुआ। एन मेरे बच्चे। उससे एन की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन एन 2 कदम पीछे लिए और हाथ से रोक दिया। एन, देखो मैं किरण से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करूंगा। कयान ने सोच लिया था वो अपने तरीके से एन को समझाएगा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता एन। लेकिन आपने कहा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो भराई आवाज से बोली थी। मैंने बहनों वाली मोहब्बत कहा था, लेकिन मैं आपको उस किरण का होता हुआ नहीं देख सकती, वो बेबसी से बोली थी। मैं अब 2 दिन बाद किरण से निकाह करूंगा। आप ऐसा नहीं करेंगे आन, आप मेरे हैं और मैं किरण को मार दूंगी, वो गुस्से से चीखी थी। कयान ने हैरत से उसे देखा, वो जिद में इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वो किरण को मारने की बात कर रही है। मुझे आपसे मोहब्बत है आन, और मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगी। एन ने एक दफा फिर कोशिश की, लेकिन कयान ने अपना हाथ छुड़वा दिया। लेकिन मुझे नहीं है, वो लब मेज कर वहां से चला गया। हाल, किसने तुम्हारा यह हाल किया है असगर? किंग ने असगर की हालत देखी तो पूछने लगा। किंग, वो इविल ने। वो शख्स सर से तड़प रहा था। इविल मॉन्स्टर, बहुत चालाक हो तुम लोग, लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग मेरे बंदों को मार रहे हो, लेकिन मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। किंग की
एक आंख से लगा कट मजीद उसे खौफनाक बना रहा था। तुम लोगों से जल्द मुलाकात होगी, बहुत जल्द। बस कुछ देर इंतजार। उसने उस शख्स को जाने को कहा और वो शख्स चला गया। पीछे किंग सोचों में गुम था। माला पानी की प्यास की वजह से उठी थी। नींद में डूबी नीली आंखें किसी को भी अपने शहर में जकड़ सकती थीं। रात की उस पहर वो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अपने भालू से मिलना चाहता था, इसीलिए वो उसके कमरे में मौजूद था। माला पानी का जग लेकर वापस आई तो सामने फिर से साव्यार को बैठा देख चीखती। इससे पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखकर वो माला को बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ गया था। नीली आंखें ग्रीन आंखों से टकराई थी। मेरे भालू मेरा इंतजार कर रही थी। उसके खौफ की परवाह किए बगैर उसके मुंह पर हाथ जमाए पूछने लगा। हल्की सी रोशनी में माला का चेहरा धमक रहा था। खौफ से वो कांप रही थी। जावियार की मर्दाना खुशबू उसकी नाक से टकराती उसे और खौफ में मुब्तला कर रही थी। उससे उसके हाथ पीछे करने चाहे, जिससे जावियार हाथ पीछे करता मुस्कुराया था। ये पानी पानी लेने गई थी। बहुत सब्र आजमा रही हूँ मेरे भालू, अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उससे कान की लो पर झुकता बोला था, जिससे माला जी जान से कांपी थी। जावियार प्लीज। अपने नाजुक हाथों से वो उसे पीछे करते रूहान सी हुई थी। मैं आज ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। वहां से आते ही तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे बाप के सामने अपने पास ले आऊंगा। उसकी गर्दन पर गोलाई में अपनी उंगलियां चलाने लगा था। मैं नहीं जाऊंगी। वो बेबसी से बोल रही थी। अभी तो उससे अपने सावे का मॉन्स्टर रूप नहीं देखा था। अगर देख लेती तो कभी ये ना कहती। आहा, ना ना डार्लिंग, इसका इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। और अपने बाप को भी बता देना, मैं आऊंगा बहुत जल्द और तुमको ले जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी हो। बचपन से तुम मेरी हो, मेरी अमानत हो। और जो मेरी अमानत होती है वो मेरे पास ही आती है। समझ आई? क्योंकि अब मैं डरता नहीं तुम्हारे बाप से। मासी को सोचते जावियार की आंखें सुर्ख हुई थी। उसे बेड पर धक्का देते खिड़की की तरफ चला गया और एक दफा फिर से मुड़ा था। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ जावियार की। ये कहते ही वो खिड़की से कूद गया। एविल और मॉन्स्टर ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए थे। किंग को तो करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाले थे, जिससे किंग को तो आग लगने वाली थी। अमान को आज चंदा से भी मिलने जाना था। वो बगैर कन लिए एक आम इंसान बनकर फिर से हीरा मंडी पहुंच चुका था। उसका बस सही चल रहा था, वो जल्दी से चंदा के पास पहुंच जाए। वो अंदर गया जहाँ कई लड़कियां उसके सामने आई थी, लेकिन वो सबको इग्नोर करता सामने बैठी गंगाबाई के पास जा पहुंचा, जो आज भी साड़ी में मौजूद थी। जिससे उसका पेट नजर आ रहा था, वो मुंह में पान लिए लड़कियों को डांस सिखा रही थी। सामने खड़े लड़के को देख वो हैरान हुई। उससे वाइट शर्ट पहनी थी, ब्लैक पैंट पहने वो शरीफ सादा ही लग रहा था। कौन है भाई तू? आज तो यहाँ किसी का रक्स नहीं है। गंगा, मैं यहाँ चंदा से मिलने आया हूँ। देख लड़के, चंदा किसी के साथ रात नहीं गुजारती, ये उसका अपना असूल है। और तू तो लगता भी शरीफ सादा है, यहाँ मुंह मारने आया है। मैं तुझे कोई और आइटम देती हूँ। नहीं, मुझे किसी और को नहीं देखना। मैं चंदा से सिर्फ मिलूंगा, उनके साथ रात नहीं गुजारनी। जा बाबू जा, वो किसी से नहीं मिलेगी। सब लड़कियां रुककर उस खूबरू नौजवान को देख रही थीं, जो चंदा से मिलने आया था। मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। अरे बाबू, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? देखिए, मुझे चंदा से मिलने दे, मुझे बस उन्हें देखना है। गंगा को अगर थोड़ा सा भी यकीन होता कि वो इस वक्त कराची के गैंगस्टर से इस तरीके से बात कर रही है, तो वो कभी उसके सामने मुंह ना खोलती। अमान भी अपना पिस्टल घर रखाया था। वो भी चंदा को अपना रूप नहीं दिखाना चाहता था। चंदा भी इतने शोर से कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगी थी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। गंगा, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप मुझे भी जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अमान को भी गुस्सा आया था। मैं जानना चाहती भी नहीं हूँ, तू जा यहाँ से। अमान की नजर ऊपर उठी थी और चंदा जो खिड़की पर खड़ी थी अमान को देख रही थी। अमान की काली आंखें चंदा की हेसिल ग्रे आंखों से टकराई थी और अमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, जैसे दिल में सुकून आ गया हो। चंदा ने नफरत से मुंह मोड़ लिया था। वो समझती थी कि दुनिया का हर शख्स हवस का पुजारी है। उसे मुंह मोड़े देख अमान जाने के लिए पलटा, लेकिन रुक गया। गंगा, मैं दोबारा आऊंगा, अगली दफा तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। गंगा ने तनफ्फुर से उसे देखा। खाली हाथ आ जाते हैं मिलने, चंदा तो कभी ना मिले तुझसे। वो दोबारा से पान खाने लगी थी। भारी हाथ उसके नाजुक जिस्म को छू रहा था।
अपनी सख्त उंगलियां उसके बालों में फंसाकर उसे थप्पड़ मार रहा था। आ, आ, भाई, भाई, मामा, मामा, आप बचाओ, उससे मार दिया, उससे मार दिया, बचाओ। उसकी चीखों का इजाफा उस आदमी का खौफनाक कहकर सुनते इजाफा हुआ था। वो हाथ पैर मारते अपने आप को बचाने लगी थी। भाई, भाई। अमान वापस आया तो उसे लारेब के कमरे से चीखने की आवाज़ सुनकर जल्दी से लारेब के कमरे की तरफ भागा था। मेरा बच्चा, लारेब, होश में आओ। वो मार देगा भाई, उससे मार दिया। लारेब अभी भी चीख रही थी। अमान ने उसे झुंझोड़ा। लारेब, होश में आओ। भाई, वो वो एकदम चीख मारती होश में आई थी और सामने अपने भाई को देखती उससे गले लग गई थी। बड़ी, वो जोर जोर से रोने लगी थी। वो बैड अंकल। लारिस से बोलना मुश्किल हो रहा था। मेरी गुड़िया, बस, बस। वो उसके बालों में आराम से उंगलियां फेरने लगा, जिससे काफी देर बाद लारे पुरसुकून होने लगी। वो फिर उसे नाश्ता करवा कर तैयार करता हॉस्पिटल के लिए निकल गया। ईविल और मॉन्स्टर भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे और उन्हें बस उस आदमी इरफान तक पहुंचना था। रात के वक्त क्लब में इस वक्त अंदर तक माहौल बेहद गंदा था। जवान लड़की और लड़कियां झूमते हुए मदहोश एक दूसरे की बाहों में गुम थे। एविल और मॉन्स्टर अंदर दाखिल हुए। यकीन था कि इरफान यहाँ ही होगा। मॉन्स्टर, तुम उधर जाओ, ध्यान रखना कि वो आज हमारे हाथों से जाना नहीं चाहिए। मॉन्स्टर ने हाँ में सर हिलाया और एक तरफ चला गया। एविल इधर उधर इरफान को तलाश करने लगी। इरफान एक लड़की की कमर में हाथ डाले एक कमरे की तरफ जाता दिखाई दिया। एविल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। एविल ने शराब का ग्लास उठाया और इरफान के पास चली गई। एविल जो लाल रंग की मैक्सी पहने बेहद खूबसूरत लग रही थी। इरफान की तो एविल को देखकर राल टपकने लगी थी। वो लड़की को छोड़े एविल का हाथ पकड़ने लगा। अरे अरे डार्लिंग। एविल ने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। इतनी भी क्या जल्दी है? इरफान, मेरे साथ आओ। और वो नशे में मदहोश एविल के पीछे चला गया। इरफान को गाड़ी में बिठाती मॉन्स्टर को कॉल कर दी प्लान कामयाब होने का कहकर। वो इरफान को दर्दनाक बोध देना चाहती थी। वहां के घर के बेसमेंट में पहुंचते ही नशे में धुत इरफान को उन्होंने फेंका था। इरफान का नशा ये अंधेरा कमरा देखते ही भग से उड़ा था। एविल और मॉन्स्टर अपनी अपनी सर्द आंखें उस पे गाड़े हुए थे। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जो लड़कियां तुम अमेरिका स्मगलिंग करने लगे हो, वो कहाँ है? एविल अपना चाकू निकालते उस पर झुकी थी। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी तुम लोगों को बता दूंगा? नहीं, ये तुम लोगों की भूल है। मॉन्स्टर ने आगे बढ़ते उसके जबड़े पर जोरदार मुक्का मारा था कि उसके मुंह से खून निकलने लगा था। बता, वरना लड़कियां तो हम ढूंढ ही लेंगे, तेरी बुरी हालत करेंगे। मॉन्स्टर उससे पकड़े कुर्सी पर बिठाया था और उसे बांधा था। एविल ने नीचे झुककर जोर से उसके हाथ पकड़कर चाकू मारा। उसका हाथ कटकर नीचे गिरा था। इरफान की चीखें पूरे कमरे में गूंजी थी। बता, वरना तड़पा तड़पा कर मारूंगी। नहीं बताऊंगा। एविल, मार दो इसे, हम ढूंढ लेंगे लड़कियां। अभी हमारे लोग ढूंढ रहे हैं, ये नहीं बताएगा। तो फिर इसे इतनी आसान मौत देना एविल के असूल के खिलाफ होगा। एविल ने मॉन्स्टर की तरफ शैतानी मुस्कुराहट से देखा। एविल ने दूसरा हाथ पकड़ा और वो भी काट दिया कि दोबारा से उस इरफान की चीखें बेसमेंट में गूंजनी थी। बाकी तुम्हारा काम है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर आगे बढ़ा और एक दफा फिर बोला, बताओ लड़कियां कहाँ हैं? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ये सुनना था कि मॉन्स्टर गुस्से में आता अपने चाकू से कई बार उसके सीने पर कर गया था कि खून के फवारे निकलने लगे। सीना चीरता हुआ उसका दिल निकाल गया था। एविल पुरसुकून सी मौत का ये मंजर देख रही थी। इसका ये सर भी काटो और किंग को भेज दो। मॉन्स्टर के कपड़े खून से रंगे हुए थे। मॉन्स्टर ने अपने आदमियों को इशारा किया जो कमरे के बाहर खड़े थे। वो अंदर आए तो उसका सर, बाजू, हाथ, दिल एक डब्बे में पैक कर दे किंग तक पहुंचाने का बंदोबस्त करने लगे। किंग अब और तड़पेगा एविल। तड़पने दो, इसी में तो मजा है। एविल मुस्कुराते कमरे से बाहर चली गई। एविल, अब लड़कियां कहाँ से ढूंढेंगे? मॉन्स्टर, अगर लड़कियां ना मिली होती तो मैं इतनी पुरसुकून ना होती। मतलब? मॉन्स्टर हैरानी से बोला। लड़कियां मिल गई हैं। जब मैं पाकिस्तान में थी तब तक अपने बंदे इसकी गैंग में शामिल किए थे और लड़कियां मैंने बाजियाब करवा ली हैं। एविल, मुझे तो बताया होता। मॉन्स्टर ने गुस्से में कहा। क्यों, तुमने क्या कर लेना था? एविल ने आईब्रो झुकाकर उससे पूछा। मैं तुम्हारी हेल्प कर देता एविल। बहुत थैंक यू मॉन्स्टर, लेकिन तुम अपने मिशन पर ध्यान दो।
तुम्हारे सुसर का नंबर भी आने वाला है। इविल उससे आंख मारती कमरे में चली गई। कल उन्हें पाकिस्तान वापस जाना था। अमान लारेब को लिए हॉस्पिटल आ गया था। बड़ी, हम यहाँ क्या करने आए हैं? वो बालों को खुला छोड़े, लाल रंग की कुर्ती और सफ़ेद शलवार, गले में दुपट्टा डाले, एक हसीन दोषी सा लग रही थी, जो किसी भी मर्द की ख्वाहिश हो सकती थी। मेरी गुड़िया, यहाँ तुम्हारा इलाज करवाएंगे ना, ताकि तुम जल्द से ठीक हो जाओ। बट ब्रो, आई एम ऑल राइट। लारेब चेहरे पे गुस्से के तासवास सजाए, इंतहाई मासूमियत से खोया हुई। ये देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी। लारेब जल्दी से खड़ी होती, घूमकर खुद को दिखाते हुए बोली, जी जी, मेरी छोटी सी फेरी बिल्कुल ठीक है। अमान खड़ा होता, लारेब की नाक दबाए, उससे अपने हजार मिले था, फिर अपनी जगह पर परचुमान हुआ। हम तो यहाँ चेकअप करवाने आए हैं। यू नो ना, इंसान को हर 3 मंथ्स बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ईमान ने नरमी से उसके बाल संवारते इस सफसार किया। लारेब जो टुकर टुकर आंखें खोले उसे देख रही थी, फौरन इस बात में सर हिलाया। बेशक अमान की सारी बातें उसके ऊपर से गुजरी थीं, पर अपनी बड़ी की बात पर लब्बैक कहना तो जैसे उसका फर्ज था। बस, फिर इसीलिए हम यहाँ हैं। अमान ने उससे गाल खींचे। बट बड़ी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। आई एम स्क्योर्ड। लारीफ को एक नई फिक्र लाहक हुई। अरे, कोई मेरी गुड़िया को हाथ तो लगा कर दिखाए, डिशुम डिशुम कर दूंगा। लारीफ खिलखिलाकर हंस पड़ी। पिंकी प्रॉमिस। लारिब ने हाथ की सबसे छोटी उंगली अमान के सामने की, तो वो मुस्कुराता अपने हाथ की छोटी उंगली उसकी मुंह उंगली पर रख गया। सर, आपको डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। ओके, आ जाओ गुड़िया, अंदर चलते हैं। अमान लारिब का हाथ पकड़े अंदर ले गया। अंदर जाते ही अमान की नजर सामने सफ़ेद रंग के ओवरऑल पहने संजीदगी से फाइल रीड करते शख्स पर पड़ी, तो आंखें खुली की खुली रह गई। अस्सलाम वालेकुम। अमान ने संजीदगी से गला खंगार कर सलाम किया, तो सफ़ीर शाह ने अपना संजीदा चेहरा फाइल से उठाया। सामने चेयर पर मौजूद शख्स को देख लारेब की आंखों में खुशी की एक लहर सी फैल गई। उसकी गुलाब की पंखड़ी की माइंड नाजुक लब अचानक ही मुस्कुराहट में ढले। सफ़ीर जो फाइल पढ़ रहा था, सर उठाकर देखा, तो अपने सामने उस लड़की को देखा जहाँ वो हैरान हुआ था, वहीं उससे गुस्सा भी आया था। आखिर पिछले कई दिनों से इस लड़की ने उसका सुकून बर्बाद करके रखा हुआ था। उसे फिर से वो दिन याद आया जब इस लड़की की वजह से उसे मार पड़ी, लेकिन वो भी यहाँ एक डॉक्टर था और अपनी ड्यूटी करने आया था। एंजल, लारिब मध्यम आवाज से बोली। अमान चौंका, उससे लारिब की जानिब देखा, जिसका चेहरा खुशी से धमकता हल्का हल्का गुलाबी हो रहा था। काली आंखों में एक अनोखी सी चमक थी। आइए अमान मलिक, बैठिए। सफ़ीर अमान की जानिब देख संजीदगी से बोला, एंजल। लारिब एक झटके से अमान से हाथ छुड़वाती सफ़ीर की जानिब भागी थी। अगले ही पल सफ़ीर उसको तेजी से अपने करीब आते देख बौखलाकर खड़ा हुआ, पर लारिब उसके संभलने से पहले ही उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटे उससे टाइटली हक कर गई। सफ़ीर घबरा कर ही रह गया, जबकि अमान खुद हक्का बक्का खड़ा था। वो जल्दी से आगे बढ़ता लारिब को सफ़ीर से अलग की कुर्सी पर बिठा गया। गुड़िया, यहाँ बैठो, हम डॉक्टर से बात करते हैं ना। बड़ी, ही इज एंजल, ही सेव माई लाइफ। ये वही एंजल है। वो अपने खुशी से चमकते चेहरे के साथ बोली। ही गिव्स मी ब्रेथ। वो नादान सा ऐसी बात बोले सबको बौखलाने पर मजबूर कर रही थी। जहां अमान गड़बड़ा कर रह गया था, वहीं सफ़ीर का चेहरा सुर्ख पड़ा था। आज उसे समझ आया था कि वो लड़की खुदकुशी के लिए नहीं गई थी। इनफैक्ट अब वो भी लारेब का केस ही रीड कर रहा था। सफ़ीर, आई एम सो सॉरी उस दिन के लिए। यू नो, बहन का भाई हूँ और बहन की ऐसी हालत हो, उसके साथ वो सब तो बस गुस्सा आ गया था। इट्स ओके मिस्टर अमान, मैं समझ सकता हूँ। बाय द वे, रिपोर्ट्स में रीड कर चुका हूँ, केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सफ़ीर बेहद संजीदा था, जबकि लारेब के चेहरे पर एंजल को देख मुस्कुराहट चेहरे से जुदा नहीं हो रही थी। अमान अब सफ़ीर की बातों का जवाब देते साथ साथ लारेब पर भी नजर डाल रहा था, जो मासूमियत से चमकती आंखों के साथ जब तक सफ़ीर को कभी देखती तो कभी उसके बोलने पर मुस्कुरा देती। अमान देख रहा था कि सीनियर डॉक्टर सफ़ीर शाह अमान के अलावा पहला मर्द ऐसा था जिसको देख उसकी बहन डरी नहीं थी, जिसके पास उसकी बहन खुद गई थी, हत्ता कि उसे एंजल तक का खिताब दे डाला था। क्या इतना अच्छा लगा था लारिफ को ये शख्स? उससे एक नज़र अपनी बहन को और एक नज़र अपने सामने बैठे संजीदा से शख्स को देखा, फिर मुस्कुरा दिया। देखिए अमान, जैसे आप बता रहे हैं, इस हिसाब से इनको एडमिट ही करना पड़ेगा ताकि इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो सके। जी ज़रूर, लेकिन कितने दिन के लिए?
अमान दरहकीकत परेशान हुआ था। वो एक पल भी लारिब को बाहर नहीं छोड़ सकता था और खुद वो हर वक्त लारिब के पास हॉस्पिटल भी तो नहीं रुक सकता था। किसी गार्ड पर भी अब वो लारिब के मामले में तो हरगिज़ भरोसा नहीं कर सकता था। कोई आइडिया नहीं है। सफ़ीर खोया हुआ। इसका इलाज तो मुमकिन होगा ना? अमान ने परेशानी से पूछा। सफ़ीर ने लारिब की जानिब देखा, जो उसके टेबल के सामने डॉक्टर सफ़ीर शाह की नेम प्लेट को पकड़े देख रही थी। अब वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। देखिए अमान, मुझे लगता है कि किसी दबाव में या डर या खौफ की वजह से इनकी मेंटल कंडीशन ऐसी हुई है और वो वजह आप बता सकते हैं। अमान ने अपनी काली आंखों से एक दफ़ा लारिब को देखा, जो कि अब उठकर सफ़ीर के रूम की एक एक चीज़ किसी बच्चे की तरह खुश होते देख रही थी। सफ़ीर के सवाल पर अमान खामोश हुआ था। सफ़ीर ने भागो और अमान का खामोश होना और उसका कर्ब से सुर्ख पड़ता चेहरा देखा था। इट्स ओके, आप हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए फॉर्म वगैरह फिल करवा लें, बाकी अल्लाह पर यकीन रखिए। सफ़ीर उसकी कंडीशन समझे खोया हुआ। इतना तो वो जान गया था, उस नाजुक जान के साथ यकीनन कोई दर्दनाक हादसा हुआ है, तभी वो इस हाल को पहुंची है। क्या आज ही एडमिट करना है? अमान बेहद परेशान हुआ। जी, आज से ही इनकी ट्रीटमेंट शुरू करनी है। नेक्स्ट, फिर 1 वीक बाद इनकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग कुछ टेस्ट और दूसरी चीज़ें रेफ़र की जाएंगी। पर वो नहीं रहेगी, मेल स्टाफ से डरेगी और मैं कैसे? अमान ने अपनी पेशानी से लाई। सफ़ीर ने गहरा सांस भरा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अमान ने सफ़ीर को देखा, जब लारिब की जानिब बढ़ गया था। हे लिटिल फेरी, सफ़ीर ने लारिब के करीब खड़े होते हुए कहा। लारिब जो फाइल्स पर नज़रें जमाए एक एक फाइल को हाथों से छू रही थी, अब सफ़ीर की जानिब मुतवज्जा हुई। यस एंजल, लारिब मासूमियत से बोली। सफ़ीर के दिल ने एक बीट मिस की और अगले ही पल वो एक बार फिर अपने होल में सिमटा। कैन वी बी फ्रेंड्स? सफ़ीर ने उसके आगे हाथ फैलाया। पहले तो लारिब ने चौंक कर सफ़ीर को देखा, फिर खुशी से जल्दी से अपना नाजुक हाथ उसके भारी हाथ में रखा। यस वी आर फ्रेंड्स, लारिब धमकते चेहरे से खोया हुई। अमान खामोशी से ये सब देख रहा था। तो क्या आप कुछ डेज अपने एंजल के पास रहोगी? सफ़ीर ने उसे पुचकारते हुए सवाल दागा। जब लारिब के चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी, उससे अमान की जानिब देखा, फिर यकदम सफ़ीर के हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाते अमान के साथ जाकर लगी। नो, किसी बच्चे की तरह अमान के साथ डर कर चिपकते उसे नफ़े में सह हिलाते कहा। बड़ी की जान, एंजल के पास बहुत सी गेम्स हैं और ये आपको स्टोरी भी सुनाएगा। अमान भी सफ़ीर का इशारा समझते उसको बहलाने लगा। नो, मुझे बड़ी के साथ ही जाना है। आंसू टिप टिप करते लारिब की आंखों से टपकने लगे। गुलाबी लब कपकपाने लगे। सफ़ीर ने उन गुलाबी लबों की कपकपाहट देखी। एक बार फिर उन लबों की नरमाहट महसूस करने को उसका दिल मचला, जिसे उससे कई गालियों से नवाज से खामोश करवाया। सफ़ीर आगे बढ़ा और टेबल की दराज से एक चॉकलेट निकाले लारिब की जानिब बढ़ाई। चॉकलेट देखकर लारिब का दिल बेईमान हुआ था। उससे आंसू से लबरेज आंखों से सफ़ीर की जानिब देखते हाथ बढ़ाकर चॉकलेट को पकड़ना चाहा, जब सफ़ीर ने अचानक अपना हाथ पीछे खींचा। लारिब हैरान सी उसे देखने लगी। अगले ही पल उसका मुंह फूल चुका था। उसे बच्चों की तरह मुंह फुलाए देख सफ़ीर ने मुस्कुराहट जब्त की। मुस्कुराहट जब्त करने के चक्करों में उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। बड़ी, ये गंदा एंजल मुझे चॉकलेट नहीं दे रहा। डिशुम डिशुम करे ना इसको। एंजल क्यों दे? एंजल नाराज है अपनी फेरी से। अगर उसकी फेरी उसके पास रुकेगी तो एंजल उसे और ज्यादा चॉकलेट्स और कैंडीज देगा। सफ़ीर ने बड़ी चालाकी से एक पत्ता फेंका, जिसे वो मासूम जान समझ भी ना पाई थी। ओके, मैं रुकूंगी, लेकिन बड़ी, आप भी रुकेंगी ना मेरे साथ? लारिब ने अमान का हाथ पकड़ लिया। नहीं गुड़िया, मेरी गुड़िया को पता है ना, भाई को काम करना है। यस बड़ी, बट सफ़ीर की निगाहें भटक भटक कर लारिब के लबों पर अटक रही थी। सफ़ीर का गला खुश्क होने लगा था। उफ सफ़ीर, क्या हो गया है? वो तुम्हारी पेशेंट है। सफ़ीर अपने दिल को टपटते हुए बोला। हाय एंजल, आप मेरे एंजल हैं ना? और मुझे मुझे ज़्यादा सारी चॉकलेट्स देंगे ना? वो अपने दोनों बाजू फैलाए बोली। सफ़ीर ने जल्दी से उसके नाजुक सराबे से निगाहें हटाई और इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर, पर्सनली इसका ध्यान रखिएगा और प्लीज़ मेल स्टाफ को इसके सामने मत जाने दीजिएगा। अमान लारिब की बाल संवारता हुआ गोया हुआ। लारिब अब सफ़ीर से चॉकलेट लिए वो खाने में मसरूफ़ थी। बेफिक्र रहें, मैं खुद ट्रीट करूँगा। आप बस फॉर्म्स वगैरह और दूसरी चीज़ें अरेंज कर लें। सफ़ीर संजीदगी से खोया हुआ। उम्मीद है। मैं दोबारा से चक्कर लगाऊंगा सुबह और मेरे कुछ बंदे यहाँ ही रहेंगे।
ध्यान रखने के लिए। हम्म, ओके। सफ़ीर को अभी भी पता नहीं चला था कि वो किन लोगों के बीच जा चुका है और अमान अपनी बहन को वहाँ ही छोड़ता चला गया, जबकि लारीब अब तक चॉकलेट खाने में मसरूफ़ थी। बच्चों की तरह चॉकलेट खाने पर उसके लबों पर और मुँह पर भी चॉकलेट फैल चुकी थी। सफ़ीर ने उससे नसें हटाई, जिसमें वो नाकाम ही रहा था। माज़ी, कयान, एक दफ़ा फिर सोच लो, इससे इनको बहुत तकलीफ़ होगी। मैंने सोच लिया है मामा, हम लोगों की बातें नहीं सुन सकते। जिसे सारी ज़िंदगी बहन बना कर रखा, अब उस पे नियत हराम करके बीवी बना लिया। नहीं मामा, वो मेरी बहनों जैसी है, मेरा बच्चा। मुझे अभी भी उससे बेहद प्यार है, उसकी शरारतों से, उसकी हंसी से। लेकिन जैसा वो सोच रही है वैसा नहीं हो सकता। उसे वैसी मोहब्बत नहीं दे सकता जैसी वो कह रही है। रात को नाइला और कयान इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे कि वहीं आयन आ गई। आन, आप किरण से शादी ना करें, आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। एन किसी भी तौर पर कयान से दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी। मैं सच कह रही हूँ आन, जिस दिन आपने किरण से शादी की मैं मर जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं मरोगी। तुम मुझे किरण का होता हुआ देखोगी और तुम्हारे दिमाग से ये फतूर निकल जाएगा। कयान ने भी गुस्से से कहा, देखिएगा आन, आपको भी मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई नहीं मिलेगी। तुम्हें इस मोहब्बत में रुसवाई मिलेगी, सब कुछ खो दोगी। मैं सब कुछ खोने को तैयार हूँ, बस मुझे आप चाहिए। एन, एन बस कर जाओ, तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें हमेशा बहन समझा था, लेकिन तुमने मुझे किन नजरों से देखा। मुझे कभी कभी नफरत होती है तुमसे। कयान, ये अल्फाज गुस्से में कह गया था। नफरत? आप मुझसे नफरत करेंगे? हाँ, तुम ऐसे ही बातें करोगी तो मैं करूंगा। अब तुम देखो, मैं जल्दी किरण से शादी करूंगा। वो ये कहकर चला गया। नायला ने किरण के घर वालों से बात कर ली थी। नायला का कहना था कि वो उम्रा करने जाना चाहती हैं, तो पहले वो शादी करना चाहती हैं। किरण के घर वालों ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था और वो शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। 2 दिन बाद तो नहीं, लेकिन 1 हफ्ते तक का टाइम दिया गया था। हाल, कयान जो नायला की बात से उठकर आया था, नायला ने जैसे तैसे करके लड़की का रिश्ता ढूंढ लिया था और कयान की शादी का फैसला कर चुकी थी। लड़की वालों ने हाँ कर दी थी। नायला बहुत खुश थी कि अब उसके बेटे की शादी हो जाएगी, पर ये वो नहीं जानती थी कि एक और लड़की की ज़िंदगी ख़त्म करवा देगी।